हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम। पहले हमने इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में किया, नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज कौन सी होती हैं, जो रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो क्या हैं, एंड आज हम करेंगे अमर्जिंग ट्रेंड्स इन इंडियन पॉलिटिक्स और इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम। इंडियन सिस्टम में कौन से अमर्जिंग ट्रेंड्स हैं जो अमर्ज हो रहे हैं, तो वो कौन कौन से हैं जिसमें हम कहते हैं जो पुराने वैल्यूज थी, ट्रेंड्स थे, वो चेंज होकर क्या कुछ नवा पॉलिटिक्स में एडअप हो रहा है। तो ये कौन कौन से पॉइंट है। फर्स्ट वन इज मल्टी पार्टी सिस्टम। हमें पता है हमारे देश में क्या है, मल्टी पार्टी सिस्टम है। हम कहते हैं हमारे देश में कोई भी पर्सन पार्टी बना सकता है, वो अपने रिलीजन के नाम पर, कास्ट के नाम पर, जो भी चाहे वो अपनी पॉलिटिकल पार्टी बना सकता है। एंड आज के टाइम में हमारे देश में 2698 टोटल पॉलिटिकल पार्टीज हैं। इनमें से 8 पॉलिटिकल पार्टी नेशनल लेवल की रिकॉग्नाइज्ड हैं, 52 स्टेट लेवल की रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज हैं, बाकी सब अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज हैं। तो हम ये कह सकते हैं जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो क्या है, हर एक पर्सन बना सकता है। अगर मुझे लगता है मुझको अपनी पॉलिटिकल पार्टी बनानी चाहिए तो मैं बना सकती हूँ, मुझको फ्रीडम दी गई है। इट मीन्स क्या है, हमारे देश में ये ट्रेंड चलता आ रहा है कि कोई भी पर्सन जब उसको लगता है मुझे पार्टी बनानी चाहिए तो वो अपनी नई पार्टी बना सकता है, किसी के ऊपर कोई भी रिस्ट्रिक्शंस इंपोज नहीं की गई हैं। नंबर 2, रीबिगिनिंग ऑफ द एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस। हम कहते हैं दोबारा से कौन सा पीरियड स्टार्ट हो चुका है, वन पार्टी डोमिनेंस। क्योंकि जब हम इंडिपेंडेंट हुए थे, इंडिपेंडेंट होने के बाद सेंटर एंड स्टेट में कौन सी सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी। एंड 1977 से लेकर 1980 तक बीजेपी की सरकार आती है। अदरवाइज सभी जगह सेंटर एंड स्टेट में किसकी डोमिनेंस होती थी, कांग्रेस की डोमिनेंस थी। और ये डोमिनेंस 89 तक प्रिवेल करती है। उसके बाद कोलिशन का एरा स्टार्ट हो जाता है जिसमें कोई भी पॉलिटिकल पार्टी एक मेजोरिटी गेट नहीं कर पाती है। चाहे कांग्रेस भी थी, कांग्रेस ने बहुत बार अपनी सरकार बनाई लेकिन वो मेजोरिटी गेट नहीं कर पाई। उसने अलायंस के साथ क्या किया, अपनी पार्टी बनाई थी, अपनी सरकार बनाई थी, जिसको हम कहते हैं यूपीए अलायंस, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। इट मींस क्या है, हर एक पॉलिटिकल पार्टी अलायंस के थ्रू काम कर रही थी, मेजोरिटी में आ रही थी। लेकिन जब 16 एंड 17 लोकसभा होती है, जब 2014 में जनरल लोकसभा की इलेक्शन थी, उस इलेक्शन में जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी जी, उनकी अगुवाई के अंडर बीजेपी की मेजोरिटी हासिल होती है। एंड 17 में भी बीजेपी को मेजोरिटी मिलती है। तो हम ये कहते हैं कि 16 एंड 17 लोकसभा से दोबारा से वन पार्टी डोमिनेंस है वो स्टार्ट हो चुकी है। इसमें भी बीजेपी की जीत हुई है, जिसको हम एनडीए अलायंस भी कहते हैं। ये भी एक अलायंस के थ्रू काम कर रही है। इसने भी रीजनल लेवल की पॉलिटिकल पार्टी के साथ अलायंस बना रखा है, उसके बाद ये सत्ता में आ रही हैं। लेकिन इसमें हम ये कह रहे हैं 17 लोकसभा में जब इलेक्शन हुई थी बीजेपी को मेजोरिटी मिली थी, लेकिन जब सरकार बनाई गई अलायंस के थ्रू बनाई गई। लेकिन हम फिर भी ये कह सकते हैं कि वन पार्टी डोमिनेंट हो रही है 16 एंड 17 लोकसभा में। नेक्स्ट इज ग्रोइंग इन्फ्लुएंस ऑफ रीजनल पार्टीज। आज के टाइम में जो रीजनल लेवल की पॉलिटिकल पार्टीज हैं, इनका इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा इंक्रीज हो चुका है, क्योंकि नेशनल लेवल की पॉलिटिकल पार्टीज को ये पता चल चुके हैं कि अगर वो पावर में आना चाहती हैं तो उनको रीजनल पॉलिटिकल पार्टी के साथ अलायंस करना पड़ेगा। इसीलिए हम कहते हैं जब 17th लोकसभा हुई थी उसमें जो एनडीए अलायंस था उसमें क्या थी, बीजेपी ने 29 रीजनल पॉलिटिकल पार्टी के साथ अलायंस किया था, गठजोड़ किया था। इट मींस क्या है, जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर डिपेंड होने लगी हैं, जैसे श्रोमणी अकाली दल, समाजवादी पार्टी, शिवसेना, इनके साथ इनका गठजोड़ था। आज के टाइम में शिवसेना कांग्रेस में एंटर हो चुकी है, इसका अलायंस किसके साथ हो गया, कांग्रेस के साथ। बीजेपी के साथ इसका अलायंस टूट चुका है। इट मींस क्या है, हम अलायंस के थ्रू क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट वो पार्टीज हैं जो रीजनल लेवल पर अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है, और नेशनल लेवल की पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती हैं, इनके ऊपर डिपेंड होती हैं। नेक्स्ट इज अनहोली एंड अनप्रिंसिपल्ड अलायंस। जो भी अलायंस है ना, ये अनप्रिंसिपल्ड है, क्योंकि हम कहते हैं
अगर हम दोनों ने अलायंस बनाना है, गठजोड़ करना है, हमारी आइडियोलॉजी मिलनी चाहिए। लेकिन जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, इनकी ऑलमोस्ट जो आइडियोलॉजी होती है वो डिफरेंट होती है, लेकिन फिर भी ये अलायंस कर लेती हैं। हमारे विचार नहीं मिलते, हम फिर भी अलायंस कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारा सिर्फ एक ही गोल है, रिमेन इन पावर। पावर में आने के लिए जिसके साथ आपकी आइडियोलॉजी तक मैच नहीं करती, आप उसके साथ ही अलायंस कर रहे हैं। तो ऑल पॉलिटिकल पार्टीज की सिर्फ एक ही प्रिंसिपल रह गया है कि पावर में आना है। तो इसके अलावा इनको और कुछ नहीं दिखाई दे रहा। इनकी आइडियोलॉजी क्या है कि इसके साथ गठजोड़ करना है या नहीं करना है, वो सब अपने सीटें देखती हैं कि कहां पर मुझे जीत मिल सकती है, उसके साथ अलायंस कर लेती हैं। तो हम ये कहते हैं आज के टाइम में जितने भी अलायंस हो रहे हैं, अनहोली एंड अनप्रिंसिपल अलायंस हैं। नेक्स्ट इज प्री पोल एंड पोस्ट पोल अलायंस। प्री पोल का मीनिंग क्या है? इलेक्शन से पहले गठजोड़ करना। पोस्ट पोल इलेक्शन के बाद गठजोड़ करना। हमारे देश में ये भी बहुत ज्यादा एग्जिस्ट करने लगे हैं। हम ये कहते हैं जब जनरल इलेक्शन होती है, लोकसभा के इलेक्शन से पहले हर एक पॉलिटिकल पार्टी रीजनल लेवल की पॉलिटिकल पार्टी के साथ क्या करती है? अलायंस कर लेती है। जैसे थर्ड फ्रंट है वो क्रिएट किया जा रहा है ताकि बीजेपी और कांग्रेस के सामने डटकर खड़ा हुआ जा सके। इट मींस क्या है? हर एक पार्टी अलायंस कर रही है। ये कौन से अलायंस होते हैं? प्री पोल अलायंस। लेकिन जब इलेक्शन हो जाता है, अगर एक पार्टी मेजोरिटी नहीं गेट कर पाती तो वो क्या करती है? उसके बाद जो छोटी छोटी और पॉलिटिकल पार्टीज है उनके साथ अलायंस कर लेती हैं। उनके जो मेंबर हैं उनको मिनिस्टर बना देते हैं। इस तरह से अलायंस चलता जाता है। प्री पोल एंड पोस्ट पोल अलायंस। हम ये कहते हैं जब भी एक पॉलिटिकल पार्टी जीत रही होती है तो जो और पॉलिटिकल पार्टीज है अपनी पार्टी को छोड़कर दूसरी पॉलिटिकल पार्टी में एंटर हो जाती हैं। ये क्या करते हैं? ताकि हम सब जीत सके, जिसको हम डिफेक्शन की प्रॉब्लम कहते हैं। तो डिफेक्शन की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रही है। पार्टीज भी क्या कर रही हैं? पोस्ट पोल अलायंस बहुत ज्यादा कर रही हैं। तो आज की पॉलिटिक्स है वो क्या बन चुकी है? मौका परस्त पॉलिटिक्स बन चुकी है। इसमें सिर्फ जो पॉलिटिशियंस हैं अपने इंटरेस्ट को देखते हैं, उनको जब भी अपॉर्चुनिटी मिलती है वो किसी भी पार्टी को छोड़कर कहीं भी मूव कर सकते हैं। तो अलायंस बिफोर एंड आफ्टर इलेक्शन ये कॉमन ट्रेंड बन चुका है हमारे देश में। नेक्स्ट इज पॉलिटिक्स ऑफ डिफेक्शन। डिफेक्शन की पॉलिटिक्स, जैसे हम कह रहे थे आफ्टर इलेक्शन अलायंस कर लेते हैं तो वो गठजोड़ हो गया पॉलिटिकल पार्टी के साथ। लेकिन जो ये अलायंस है कुछ मेंबर के थ्रू भी किया जाता है। जो मेंबर्स हैं जो जीत रहे होते हैं उनको भी अपनी पार्टी में मिला लिया जाता है। हम यही तो देख रहे हैं कि जितनी भी देश में पॉलिटिकल पार्टीज हैं एक पार्टी को छोड़ती हैं दूसरी पार्टी में एंटर कर जाती है। कुछ टाइम बाद ये न्यूज आ जाती है कि इस पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर ने इस पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी में एंटर कर दिया। इट मींस क्या? डिफेक्शन की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रही है। एंटी डिफेक्शन लॉ भी बनाया गया है लेकिन ये भी इतना ज्यादा पावरफुल नहीं है कि हम डिफेक्शन की प्रॉब्लम को रोक सके। जो एंटी डिफेक्शन लॉ है इसमें ये बनाया गया है कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के मैक्सिमम 2/3 मेंबर्स हैं वो ही एक पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज की पॉलिटिक्स क्या है? आया राम गया राम। कभी कोई मेंबर एंटर कर रहा है, कभी कोई जा रहा है, एंटर एग्जिट, ये सब कुछ चलता जा रहा है। तो आया राम और गया राम की पॉलिटिक्स बन चुकी है। नेक्स्ट इज क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। हमारे देश में क्रिमिनल, हमारे देश में रिलीजन के नाम पर, कास्ट के नाम पर बहुत ज्यादा इलेक्शन लड़ी जा रही है। जे चाहे ब्रिटिश के टाइम में स्टार्ट हुई थी लेकिन जे आज भी प्रिवेल कर रही है। आज तो इसकी रूट्स बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी हैं। हम ये कहते हैं हमारे देश में हमको रिलीजन फ्रीडम मिली हुई है जो आर्टिकल 25 से 28 तक है। लेकिन हम अपने रिलीजन के नाम पर बहुत ज्यादा पॉलिटिकल पार्टीज बना रहे हैं। हमारा एजेंडा अपने रिलीजन को प्रमोट करना होता है तो हम उसी के बेस पर लड़ रहे होते हैं। तो जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो क्या करती हैं? रिलीजन के भेदभाव हैं आम जनता में क्रिएट करते हैं और जो कुछ इशू हुए होते हैं पास में उनको जिंदा रखते हैं ताकि ये वोटे को जीत सके। इनके लिए वोटे लेना सबसे इंपॉर्टेंट है। वोटों को हासिल करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। जो इनोसेंट पीपल को हमेशा एक्सप्लॉइट करते हैं रिलीजन के नाम पर। इसीलिए हमारे देश में जो क्रिमिनल के नाम पर, कास्ट के नाम पर, रिलीजन के नाम पर जो पॉलिटिक्स है ये और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती जा रही है। नेक्स्ट इज क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। हमारे देश की जो पॉलिटिक्स है क्रिमिनलाइजेशन इंक्रीज होता जा रहा है।
जो भी एमपीस हैं उसमें कितने हैं 233 एमपीस है क्रिमिनल रिकॉर्ड। अप्रोक्सीमेट 43% जो हमारे पार्लियामेंट के लॉ मेकर हैं उनका सीरियसली कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है। हमारे क्रिमिनल हमारे लिए लॉ बना रहे हैं, तो जी इन्होंने खुद एफिडेविट में एक्सेप्ट किया है कि हमारा क्रिमिनल रिकॉर्ड रहा है। तो आप देखिए कि हमारे देश में क्रिमिनल रिकॉर्ड कितना ज्यादा इंक्रीज हो चुका है। तो जो पॉलिटिशियन है जे विक्टिम टू वायलेंस है, वायलेंस क्रिएट करने वाले जे हमारे एमपी एमएलए से होते हैं। तो हमारे देश में जो क्रिमिनल रिकॉर्ड है, जो क्रिमिनल एमपीस हैं, क्रिमिनल एमएलए हैं, इनकी गिनती इंक्रीज करती जा रही है। तो हमारी पॉलिटिक्स का ट्रेंड किधर जा रहा है, क्रिमिनल की तरफ। जो क्रिमिनल है वो पॉलिटिक्स में आ रहे हैं, देश को चलाने वाले क्रिमिनल हैं। नेक्स्ट इज ग्रोइंग इन्फ्लुएंस ऑफ मनी पावर, जो सबसे इंपॉर्टेंट बन चुका है। हमारे देश में पैसा ही सब कुछ बन चुका है। हमारे देश में जितने भी एमपी हैं, एमएलए इलेक्शन होती है उसमें कितने ही करोड़ रुपए खर्च कर देते हैं। इसके लिए इलेक्शन कमीशन है वो अपर लिमिट तय करती है, लेकिन उस अपर लिमिट के अकॉर्डिंग तो कोई भी पैसा खर्च नहीं होता, उससे भी ज्यादा पैसा खर्च होता है। तो जी सारा पैसा आता कहां से है, ब्लैक मनी जनरेट होती है। हमें पता है हम इंडियन में क्या है, सबसे ज्यादा करप्शन है। तो करप्शन इतनी ज्यादा है कोई बोलता तक नहीं है। जो कोई करप्ट लेस होगा सारा सिस्टम मिलाकर उसको करप्ट बनाने में लग जाएगा। तो करप्शन तो हमारे रग रग में बस रही है। तो ये सारा सिस्टम क्या करता है, ब्लैक मनी ब्रीड्स करता है। तो क्या जब हमारे जो एमपीस हैं, एमएलए हैं, वो तो सभी ब्लैक मनी जनरेट करते हैं, क्या वो ब्लैक मनी को रोक पाएंगे? हमारे लिए कौन लॉ बनाएगा जो ब्लैक मनी को कंट्रोल कर सके? वो हर फेयर एंड फाउल मीन यूज करते हैं ताकि वो इलेक्शन में जीत सके। लोगों की वोटें खरीदने के लिए वो पैसे तक बांध देते हैं, शराब तक हमारे देश में बिकती है। हम सबको पता है कि लोगों को शराब देते हैं, कैश देते हैं, उसके बाद लोगों की वोटें खरीद ली जाती हैं। लेकिन इसके लिए कोई भी कुछ नहीं कर पाता, क्योंकि जो लॉ बनाने वाले हैं वो तो खुद क्रिमिनल हैं। तो इसके लिए मेजर स्कैम्स किए जाते हैं। जितने भी हमारे पार्लियामेंट में मेंबर्स हैं, क्या वो गरीब पर्सन है? वो सबसे ज्यादा अमीर होते हैं। हमारे देश में 475 एमपीस क्या है, वो करोड़पति हैं। इट मीन्स क्या है, अगर हम इलेक्शन की बात करते हैं जिसमें हमको राइट दिया गया है कि हम इलेक्शन लड़ सकते हैं, लेकिन पैसा कहां से आएगा? इसके लिए पैसा तो होता नहीं है। जो करोड़पति होते हैं, जो क्रिमिनल होते हैं, वो ही मनी के पावर पर जीत जाते हैं। तो हमारे जो पार्लियामेंट के मेंबर हैं वो भी अमीरों की पार्टी बन चुकी है। जो अमीर पर्सन होते हैं वो ही एंटर कर सकते हैं, अदरवाइज कोई भी पॉलिटिक्स में नहीं आ सकता है। नेक्स्ट इज पॉलिटिक्स ऑफ वेदांता। वेदांता का मीन क्या है कि अगर दो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, एक पॉलिटिकल पार्टी रूल कर रही है, दूसरी ऑपोजिशन में होगी। जब एक पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन होती है उसमें बहुत ज्यादा एक दूसरे के ऊपर मत फेंकते हैं। उसके बाद इलेक्शन के बाद जब पार्टी कोई विन कर जाती है, आफ्टर विनिंग जो उसकी ऑपोजिट पार्टी है उसके ऊपर करप्शन चार्जेस लगा दिए जाते हैं। करप्ट तो सभी है, हमको भी पता है, स्कैम तो सभी कर रहे हैं, लेकिन एक पॉलिटिकल पार्टी अपने ऑपोजिट पार्टी को लेसन सिखाने के लिए उसके ऊपर करप्शन चार्जेस लगाए जा रहे हैं, ताकि जो ओपोनेंट पार्टीज हैं वो आगे से ऐसा कुछ भी ना करें जिससे उसकी इमेज खराब हो सके। तो आज के टाइम में जो पॉलिटिक्स बन चुकी है वो क्या है, डर्टी गेम बन चुकी है, जिसमें पावर को यूज किया जाता है ताकि उनके ओपोनेंट्स हैं वो आगे से उनके अगेंस्ट कुछ ना बोल सके। करप्शन चार्जेस हम देखते आ रहे हैं, जब भी रीजनल लेवल पर पॉलिटिक्स में जितने भी हमारे स्टेट्स हैं एक दूसरे के ऊपर इसी तरह ही करप्शन चार्जेस लगाए जा रहे हैं। ये सिर्फ एक स्टेट की बात नहीं है, हर एक स्टेट की बात है। करप्ट तो सभी है, लेकिन ओपोनेंट करप्ट है, ये ज्यादा शो किया जाता है। नेक्स्ट इज पॉलिटिक्स ऑफ मास रैलीज। बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी रैलीज की जाती हैं, महागठजोड़ किया जाता है, वो महारैली की जाती है। इवन की कोविड-19 चल रहा है उसमें भी महारैली की जा रही है। क्यों की जा रही है? ताकि हम दिखा सके हम कितनी पावर में है। अपनी स्ट्रेंथ को दिखाना, अपनी पॉपुलैरिटी को दिखाने के लिए मास रैलीज की जाती हैं, रथ यात्रा की जाती है, पूरा इंडिया घूमा जाता है ताकि हम जीत सके। तो ऐसी पॉलिटिक्स हमारे देश में एंटर कर चुकी है। नेक्स्ट इज प्रैक्टिस ऑफ आउटसाइड सपोर्ट। आउटसाइड सपोर्ट का मीनिंग क्या है कि जो अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी मेजॉरिटी गेट नहीं कर पा रही है तो वो मिनॉरिटी में होगी, तो उसके बाद उस पार्टी में कोई
एंटर नहीं करता, लेकिन आउटसाइड कोई और पॉलिटिकल पार्टी है उसको सपोर्ट देती है, जिस वजह से वो पार्टी मेजॉरिटी में कन्वर्ट हो जाती है। तो हम कहते हैं आउटसाइड support. The parties joined the political party but gave outside support. जैसे 1991 में क्या हुआ था, वीपी नरसिम्हा की सरकार आई थी, उस टाइम उसने मेजोरिटी गेट नहीं की थी, लेकिन उसने आउटसाइड सपोर्ट ली, जिससे उसकी मिनोरिटी की सरकार मेजोरिटी में कन्वर्ट होगी। नेक्स्ट इज हम पार्लियामेंट। हम पार्लियामेंट का मीनिंग क्या है कि हमारे देश में कभी भी पूरी तरह से मेजोरिटी नहीं आ पा रही है, कोई भी एक पॉलिटिकल पार्टी मेजोरिटी गेट करने में कामयाब नहीं हो पाती है। सिंस 1989 से यही काम हो रहा था, लेकिन 16th एंड 17th लोकसभा में एक पार्टी है जो मेजोरिटी गेट कर पाई है, अदरवाइज मेजोरिटी की जो सरकार है वो खत्म हो चुकी है, इसीलिए इसको कहते हैं हम पार्लियामेंट। नेक्स्ट इज सेट बैक टू द प्रिंसिपल्स ऑफ collective responsibility and political homogeneity। इट मीन्स क्या है, हम जो कहते हैं जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके जो प्रिंसिपल्स थे, पॉलिटिकल होमोजेनिटी, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये प्रिंसिपल्स खत्म हो चुके हैं, क्योंकि हर एक पॉलिटिकल पार्टी क्या कर रही है, डिफरेंट आइडियोलॉजी वाली पॉलिटिकल पार्टी के साथ कोलिजन कर रही है, जिस वजह से उनकी जो प्रिंसिपल थे, पॉलिटिकल होमोजेनिटी थी, पार्लियामेंट जिसके ऊपर बेस थी, ये सभी प्रिंसिपल खत्म हो चुके हैं। हम जो फीचर्स करते हैं ना पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट में, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, पॉलिटिकल होमोजेनिटी, लेकिन आज के टाइम में ये दोनों फीचर्स ही खत्म हो चुके हैं, जो क्वेश्चन रेज करते हैं ऑन द वायबिलिटी ऑफ द पार्लियामेंट, कि पार्लियामेंट की सरकार को छोड़कर हमको प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट में एंटर कर जाना चाहिए, तो हमारे जो प्रिंसिपल्स थे वो तो खत्म होते जा रहे हैं। नेक्स्ट इज पोजीशन ऑफ पार्लियामेंट है वो भी डिक्लाइन कर दी, क्योंकि हम कहते हैं पार्लियामेंट को सबसे ज्यादा वर्किंग डे में होना चाहिए। हमारे जो सबसे अच्छे ऑनरेबल प्रेसिडेंट थे एपीजे अब्दुल कलाम, उन्होंने ये कहा था जब भी मेरी डेथ होगी उस टाइम पार्लियामेंट को, स्कूल को, कॉलेज को बंद ना किया जाए, ताकि एक दिन का भी नुकसान ना हो। तो उनकी इतनी बड़ी सोच थी, लेकिन आज के टाइम में पार्लियामेंट कर क्या रही है, आपस में नॉन कोऑपरेटिव एटीट्यूड होता है, वर्किंग डे कम होते हैं, तो इनकी वर्किंग है वो कम होती जा रही है। तो पार्लियामेंट डे फंक्शन एवरेज 100 डे रह गई, कभी कभी 80 डेज काम कर रही है, कभी होता है 100 प्लस जा रही है। तो हमारे देश में पार्लियामेंट बहुत कम डेज में काम कर रही है। ब्रिटिश में जो एवरेज होती है 170 डेज, अमेरिका में है 150 डेज। और हम कहाँ खड़े हैं, हम कहते हैं पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है, लेकिन लॉ बनाने वाले खुद तो काम नहीं करते, नॉन कोऑपरेटिव इन नेचर होते हैं। जब भी हम पार्लियामेंट का सेशन देखते हैं सिर्फ इसमें हंगामा होता है, जो इनके फेवर में लॉ होते हैं वो तो जल्दी पास हो जाते हैं, जो लोगों के वेलफेयर के लिए होते हैं वो लॉ कभी पास ही नहीं होते हैं। नेक्स्ट इज इंक्रीजिंग इन्फ्लुएंस ऑफ डायनेस्टिक पॉलिटिक्स, मीन्स अपनी डायनेस्टी की, अपने खानदान की पॉलिटिक्स है उसका वंश ही इंक्रीज कर रहा है। हम कहते हैं फैमिली बिजनेस बन चुका है, मेरे बच्चे ही आगे पॉलिटिक्स में आएंगे, अगर मैं लीडर हूं तो आगे मेरे बच्चे ही लीडर बनेंगे। सन्स एंड डॉटर्स यही पॉलिटिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट हो रहे हैं। जैसे हम हमारे देश में फैमिलीज की बात करते हैं, अगर हम गांधी फैमिली की बात करते हैं, बादल फैमिली, मुफ्ती फैमिली, लालू फैमिली, देवगौड़ा फैमिली, तो सभी जगह यही सब कुछ चल रहा है। चाहे कोई भी पॉलिटिक्स हो, फैमिली सबसे इंपॉर्टेंट है। ये भी एक अमर्जिंग ट्रेंड है इन इंडियन पॉलिटिक्स सिस्टम। तो विद दिस हम कहते हैं हमारे देश में जो पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स का बट्ठा गुल हो चुका है। जो हम कहते हैं कि पॉलिटिक्स, जो पॉलिटिशियंस हैं हमारे देश के लिए काम करेंगे, तो हम सबको पता है कितना वेलफेयर हम सबका हो रहा है, कितने वेलफेयर के लिए पॉलिसीज बनाई जा रही हैं। तो ये सब कुछ हम पर डिपेंड करता है कि हम कौन से लीडर को चुनते हैं। अगर हमारे लिए करप्ट लेस लीडर्स आएंगे तो लोग भी करप्ट लेस ही बनेंगे, जिसमें सब लोगों का वेलफेयर होगा। तो इसमें कहीं ना कहीं एमपी से ज्यादा हमारा ही कसूर है कि हमने गलत नेता चुना है, इसका खमियाजा हम लोग ही भुगत रहे हैं। हम कह देते हैं इन्फ्लेशन हो रहा है, प्राइसेस इंक्रीज कर रहे हैं, तो इसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है, हम खुद रिस्पॉन्सिबल है, आम जनता रिस्पॉन्सिबल है। जब हम इलेक्शन देखते हैं, इलेक्शन टाइम हम कहते हैं हमारे एक वोट से क्या होगा। अगर हम एक एक वोट अच्छे पर्सन को पे करते हैं, अगर हम उसको पार्लियामेंट तक लेकर जाएंगे, लॉ भी हमारे लिए ही बनेंगे, अच्छे एफिशिएंट लॉ बनकर आएंगे। तो विद दिस हमारा इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम है, ये टॉपिक कंप्लीट होता है। होप से कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा प्लीज लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।